हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सर हम बहुत अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसे हैं। मैं भी एकदम बढ़िया। मैं आपका दोस्त एंड आपका होस्ट सीए साहिल मित्तल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका हमारे इस इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो है ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस। सर आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग हमारा नेक्स्ट जो बेसिक कॉन्सेप्ट है दैट इज 8th बेसिक कॉन्सेप्ट। ये देखो 8th बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपका है ऑडिट रिस्क। आज हम लोग इसको समझेंगे। सर ये ऑडिट रिस्क होता क्या है, कितने टाइप्स का होता है, ऑडिटर कैसे उसको असेस करता है और कैसे मैनेज करता है, तो वो हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। इस टॉपिक को समझने से क्या होगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। अगेन ये बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, इसके बाद मैं आपको बता देता हूं आई थिंक 2-3 बेसिक कॉन्सेप्ट और होंगे, उसके बाद आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे। और आप देखना, अगर आपने मेरी सारी वीडियोस देखी होंगी बेसिक कॉन्सेप्ट्स की अब तक और ये कंप्लीट कर लोगे आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाली सीरीज, तो आप देखोगे आपको ऑडिट में, अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, कहीं और से पढ़ रहे हो, आप कोई दिक्कत नहीं है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको एक अंडरस्टैंडिंग देगा, एक नॉलेज देगा कि एक्चुअल में इस वर्ड का मीनिंग क्या है, इस चीज को ऐसे बोला गया है तो क्यों बोला गया है, इसका बैकग्राउंड क्या है, एज ए ऑडिटर हमें क्या करना होता है, वो सब समझेगा। और उस नॉलेज के साथ आप स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, नोट्स पढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी वहां पे। तो प्लीज देखते रहना, इस बेसिक कॉन्सेप्ट की पूरी सीरीज को आपको देखना है और राधे राधे का नाम लेना है ताकि आपके एग्जाम बहुत अच्छे हो। एक बार प्यार से बोल दीजिए जय श्री राधे। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का कॉन्सेप्ट। सर ऑडिट रिस्क, जो जब आप वर्ड सुनते हो ऑडिट रिस्क, आपको क्या समझ में आता है। सर हमें यहां पे 2 वर्ड्स दिख रहे हैं अलग अलग, कौन से सर, एक है सर ऑडिट और एक है सर रिस्क। ऑडिट का मतलब मैंने आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया था। ऑडिट का अगर आपको डेफिनेशन पता होगा क्या मतलब होता है सर ऑडिट का। सर ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल फॉर्म, व्हेन सच एन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड विद द व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयरऑन। मतलब क्या करना होता है, हमें एक ओपिनियन एक्सप्रेस करना होता है। तो ऑडिट का मतलब मैं लिख दूं यहां पे एक्सप्रेशन ऑफ एन ओपिनियन, एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन। और सर ये रिस्क का मतलब क्या होता है। रिस्क आपने सुना होगा ना वर्ड, जिंदगी में आप लोगों के ऊपर भी बहुत सारा रिस्क होगा। क्या रिस्क है आपको, अब आप पढ़ाई कर रहे हो सीए में, तो क्या रिस्क है। सर एग्जाम में फेल होने का रिस्क है। तो इसका मतलब क्या है, फेल होने का मतलब क्या है। सर कुछ गलत हो सकता है, तो क्या इसको ये बोल दें समथिंग कैन गो रोंग, कि सर कुछ गलत हो सकता है, चांसेस है कि हम फेल हो जाएं। ठीक है, ऐसे तो नहीं बोलोगे ना सर ये सर हम पास हो जाएंगे, ये रिस्क है। पास होने का रिस्क थोड़ी होता है, फेल होने का रिस्क होता है। तो सर अगर मैं इनको कंबाइन कर देता हूं, ऑडिट एंड रिस्क दोनों को कंबाइन कर देता हूं, तो क्या बनता है, ऑडिटर जो ओपिनियन दे रहा है वो गलत हो सकता है, तो उस रिस्क को बोलते हैं ऑडिट रिस्क। जब एक ऑडिटर ओपिनियन देगा और उसके गलत होने की संभावना को, उसको हम लोग बोलते हैं ऑडिट रिस्क। तो सर ऑडिट रिस्क का जो मीनिंग है एज पर एसए 200 ने सर ऑडिट रिस्क को डिफाइन किया है। क्या बोलते हैं 200, ये देखो 200 क्या बोलता है सर, द रिस्क दैट द ऑडिटर विल एंड अप गिविंग एन इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन, कि ये वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पे, इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन, कि सर ऑडिटर एक इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन दे दे, कहां पे, ऑन मेटीरियली मिसस्टेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें मेटीरियल मिसस्टेटमेंट है। आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट में बताया था फिर से कि मिसस्टेटमेंट हम वो वाली देखते हैं एज ऑडिटर जो मेटीरियल है, जो नॉन मेटीरियल है, इममेटीरियल है, उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं, बिकॉज वो यूजर्स के इकोनॉमिक डिसीजन को इंपैक्ट नहीं करती है मिसस्टेटमेंट। जो यूजर्स के इकोनॉमिक डिसीजन को इंपैक्ट करेंगी मिसस्टेटमेंट्स, वो हमारे लिए मेटीरियल है। और मिसस्टेटमेंट का मैंने मतलब क्या बताया था, जो आपने एक्चुअल दिखाया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और जो होना चाहिए था रिपोर्ट, उसमें जो गैप होता है उसको मिसस्टेटमेंट बोलते हैं। तो सर जब ऑडिटर एक मेटीरियली मिसस्टेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन दे देता है, उस रिस्क को हम बोलते हैं ऑडिट रिस्क। सर ये आप यहां पे बता दो क्या, कैसे समझेगा, मतलब इसके अंदर कैसे होगा। देखो मैंने क्या बोला, इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन, क्या सर, इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन
किस पे सर? मेटीरियली मिस स्टेटेड एफएस। ठीक है सर, तो ओपिनियन कैसा है आपका? इनएप्रोप्रिएट। रिस्क क्या है? आपके मेटीरियली मिसस्टेटेड एफएस है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसस्टेटमेंट से भरे हुए हैं, मेटीरियल लेवल के उसमें मिसस्टेटमेंट्स है सर। फॉर एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल एक सर कंपनी है, ठीक है, एबीसी लिमिटेड, ठीक है, इसमें क्या हुआ सर? इसमें सर साल में ना जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट थे इस कंपनी में सर इस साल में मान लो 5,000 करोड़ रुपए का सर एक फ्रॉड हुआ था। क्या हुआ था? फ्रॉड हुआ था। दैट मींस सर क्या थे ये? मिस स्टेटमेंट थे, एमएमएस मिस स्टेटमेंट थे, ठीक है। लेकिन ऑडिटर ने सर इस पे ओपिनियन क्या दिया? ट्रू एंड फेयर व्यू। ऑडिटर ने ओपिनियन क्या दिया सर? ट्रू एंड फेयर व्यू। जबकि जो इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू शो नहीं कर रही थी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेटीरियली मिसस्टेटेड थी। अगर आप एबीसी लिमिटेड को यहां पे रिप्लेस कर देते हैं, फॉर एग्जांपल सत्यम कंपनी के एग्जांपल से, आपने सत्यम कंपनी का नाम सुना होगा, नहीं सुना तो सर बहुत बड़ी कंपनी थी, आईटी कंपनी थी, जिसने 7,000 करोड़ के आसपास का फ्रॉड किया था, ठीक है। और 6 या 7 साल से उसके जो ऑडिटर्स थे, पीडब्ल्यूसी, वन ऑफ द बिग 4, वो ओपिनियन दे रही थी ट्रू एंड फेयर व्यू। तो सर जो पीडब्ल्यूसी ओपिनियन दे रही थी, मान लो पीडब्ल्यूसी है जिसने ट्रू एंड फेयर व्यू दिया है, और जो सत्यम के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है सर वो 5,000 करोड़ का फ्रॉड दिखा रहे हैं, सॉरी मिस स्टेटमेंट दिखा रहे हैं, लेकिन ऑडिटर का ओपिनियन यहां पे क्या है सर? गलत है। तो इसको बोलते हैं ऑडिट रिस्क। ये जो सिचुएशन है ये ऑडिट रिस्क है कि ऑडिटर ने सर ओपिनियन ही गलत दे दिया, उसको ओपिनियन ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देना चाहिए था। दिस इज हिज इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन। और वहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या थे सर? मेटीरियली मिसस्टेटेड थे। सिचुएशन सेकंड लेते हैं सर, ये नंबर 1 हमने सिचुएशन ली। अगर हम सर इसका उल्टा कर दें, रिवर्स कर दें, फॉर एग्जांपल मान लो आपका जो ओपिनियन है, ओपिनियन क्या है आपका? नॉट ट्रू एंड फेयर व्यू। ट्रू एंड फेयर व्यू ओपिनियन नहीं है, ट्रू एंड फेयर व्यू आपका नहीं है, ठीक है। और आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो सर ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रहे हैं, मतलब उसमें कोई भी मिस स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन आपने जो ओपिनियन दिया है वो मान लो आपने ओपिनियन दिया है मॉडिफाइड ओपिनियन। मैंने आपको ओपिनियन की बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास में बताया था ना कि डिफरेंट टाइप ऑफ ओपिनियन क्या होता है, मॉडिफाइड ओपिनियन क्या होता है। मान लो आपने मॉडिफाइड ओपिनियन दिया है, लेट्स सपोज क्वालिफाइड ओपिनियन दिया है, तो क्या यहां पे ऑडिटर ने पहले तो ये चीज बताओ, क्या ये रिस्क है? ऑडिट रिस्क है। ऑडिट रिस्क का मतलब क्या होता है? इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन। जो ये डेफिनेशन थी जो हमने अभी देखी थी कि ऑडिटर एंड अप गिविंग एन इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन ऑन मटेरियली मिसस्टेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आप इसको उल्टा कर दो सर, एक बात ध्यान रखो आप, ओपिनियन तो हमेशा इनएप्रोप्रिएट ही रहेगा ना, तभी तो रिस्क है। अगर ओपिनियन आपने एप्रोप्रिएट दिया, मतलब ओपिनियन अगर आपने ठीक दिया है, तो रिस्क की तो बात ही नहीं करेंगे। तो जब भी ऑडिट रिस्क की बात करेंगे, ओपिनियन हमेशा इनएप्रोप्रिएट रहेगा। अब सिचुएशन दूसरी क्या है सर? ऑडिटर ने इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन दे दिया जहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसस्टेटेड नहीं थे। आपको नोट लगाना है कि नोट एमएमएस या नो एमएमएस, ठीक है, सॉरी इसको करते हैं नो एमएमएस, की कोई भी एमएमएस नहीं थे आपके। तो एक चीज बताओ, क्या ये ऑडिट रिस्क है? ये तो सर 100% जो पहले वाला केस था ना, ये तो 100% सर ऑडिट रिस्क है। 100%, 110% क्या 1000% ये ऑडिट रिस्क है। क्या ये वाला केस क्या ये ऑडिट रिस्क है? सर हाँ, ऑडिट रिस्क तो ये भी है, बट सर ये जो ऑडिट रिस्क है ना, ये सर इनसिग्निफिकेंट है। इनसिग्निफिकेंट का मतलब क्या है सर? कोई भी क्लाइंट प्रैक्टिकली इनसिग्निफिकेंट है, ये प्रैक्टिकली कोई भी क्लाइंट आपको अलाउ करेगा ही नहीं। आप क्लाइंट को ये बोलोगे कि क्लाइंट को पता है कि कोई मिस स्टेटमेंट नहीं है, तो क्लाइंट आप ये बोलोगे कि हम अपना ओपिनियन वहां पे क्वालिफाई कर रहे हैं, आपसे रीजन पूछेगा तो आपको रीजन देना पड़ेगा। और अगर मिस स्टेटमेंट नहीं है तो आप क्या रीजन दोगे? तो ऐसा ओपिनियन प्रैक्टिकली आपको देखने को मिलेगा ही नहीं जहां पे मिस स्टेटमेंट ना हो और ऑडिटर ने ओपिनियन ट्रू एंड फेयर व्यू ना दिया हो, मतलब मॉडिफाइड ओपिनियन दिया हो। तो ऐसा सिचुएशन आपको प्रैक्टिकली नहीं मिलेगी। ये भी रिस्क है, ओपिनियन यहां पे भी गलत है ऑडिटर का, लेकिन सर ये हाइपोथेटिकल केस आप बोल सकते हो, प्रैक्टिकली आपको नहीं मिलेगा। और ये इनसिग्निफिकेंट है तो ये कैप्चर नहीं होता आपकी डेफिनेशन से। जो डेफिनेशन है, जो मीनिंग है एज पर एसए 200, वो है ऑडिटर जब एक इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन देता है मटेरियली मिसस्टेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। और यहां पे क्या सिचुएशन ली थी हमने केस 2 में कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड नहीं है, तो ये आपका कवर नहीं होगा, ठीक है, नॉट कवर्ड।
सर तो पहली सिचुएशन आपका ऑडिट रिस्क का आपको मतलब समझा? हाँ सर। अब सर एक चीज और बताओ मेरे को, मैं एक चीज और पूछता हूं आपसे, जो सर अदर रिस्क है, जो अदर रिस्क है, जैसे सर एक सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो ऑडिटर है, ऑडिट करता है काफी सारे एंटिटीज का, कंपनीज का, उसके ऊपर क्या खाली ऑडिट रिस्क ही होगा क्या? उसके अलावा कोई और रिस्क नहीं हो सकते? जैसे सर बिजनेस रिस्क हो सकते हैं सर बहुत सारे। फॉर एग्जांपल सर कि क्लाइंट चला जाए उसके हाथ से, क्लाइंट, लॉस ऑफ क्लाइंट, मतलब क्लाइंट ने अपना काम किसी और चार्टर्ड को दे दिया, किसी और सीए फर्म को दे दिया, ये रिस्क है। रेपुटेशन का रिस्क है सर कि क्लाइंट कोई एलिगेशन लगा दे आपके ऊपर, आप जैसे पीडब्ल्यूसी की रेपुटेशन इतनी खराब हो गई थी, ठीक है, जब ये फ्रॉड निकल के आया था सत्यम कंपनी में, तो रेपुटेशन लॉस हो सकता है सर। क्लाइंट आपके ऊपर लिटिगेशन कर सकता है सर किसी चीज को लेकर के, तो वो रिस्क है। और डिफरेंट टाइप के रिस्क आपके होंगे बिजनेस में, जब आप बिजनेस कर रहे हो, ये आपका बिजनेस ही तो है, आप अपना ऑफिस ओपन करके अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपके लिए बिजनेस ही है ना, तो ये इसमें और भी आपके रिस्क हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस रिस्क। तो सर क्या वो सारे रिस्क ये ऑडिट रिस्क में कवर होंगे क्या? इसके मीनिंग में कवर होंगे क्या? नहीं सर, ये सारे बिजनेस रिस्क इस ऑडिट रिस्क के अंदर कवर नहीं होंगे, वो सारे अलग रिस्क है, यहां पे उसको कैप्चर नहीं किया जाएगा। तो अगर एग्जाम में आपसे दोस्त क्वेश्चन पूछता है एमसीक्यू, या आपसे करेक्ट इनकरेक्ट, तो ये पूछ सकता है, आपको एक मे भी केस स्टडी दे दे, या एक लाइन दे दे, 2-3 लाइन दे दे, और आपको वहां पे मिले कि ये सीए फर्म है, ये रिस्क है, इसको क्लाइंट चला गया, रेपुटेशन का लॉस हो गया, ऐसा हो गया, तो बताओ ये कौन सा रिस्क है, या ये ऑडिट रिस्क है या नहीं है, ऐसा करके तो आपको वहां बताना पड़ेगा। जितने भी टाइप का आपका ये अदर रिस्क है ना, सीए का, ऑडिटर का, वो ऑडिट रिस्क में कवर नहीं होगा। ऑडिट रिस्क का सिंपल मतलब है आपने जो ओपिनियन दिया है, आपने जो रिपोर्ट दी है, वो आपने गलत दी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल मिसस्टेटेड थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट थी, जहां पे आपको अपना ओपिनियन मॉडिफाइड देना था, या तो क्वालिफाइड या एडवर्स या डिस्क्लेमर, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, लेकिन आपने वहां पे ओपिनियन दिया है ट्रू एंड फेयर व्यू, क्लीन ओपिनियन दिया है, अनमोडिफाइड दिया है, दैट मींस आपने अपना ओपिनियन इनएप्रोप्रिएट दिया है। ठीक है सर, डन, समझ में आ गया। ये चीज कहां लिखी हुई है देखो, इसका आपके नोट्स में एक चैप्टर है, चैप्टर 4, आपको नाम दिख रहा होगा आई थिंक, रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, तो ये जो रिस्क असेसमेंट के बारे में बोलता है, मैं आपको दिखाता हूं ये चीज जो मैंने बोली है, मैंने अपने मन से ये चीज नहीं बोली, आपके नोट्स में भी चीज लिखी हुई है, ये देखो, ये सेकंड पॉइंट जो मैंने अभी केस 2 जो कवर किया, जो हमारा एग्जांपल 2 था, audit risk does not include the risk that the auditor might express an opinion that the FS are materially misstated when they are not, कि ऑडिटर जब ओपिनियन दे देता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेटेरियली मिसस्टेटेड है, मतलब मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहा है, जबकि एक्चुअल में वो नहीं है, तो वो ऑडिट रिस्क तो है बट वो इनसिग्निफिकेंट है, वो कैप्चर नहीं होगा आपका। दिस इज ऑर्डिनरी इनसिग्निफिकेंट, मतलब प्रैक्टिकली आपको कभी ऐसे देखने को नहीं मिलता है। उसके अलावा सर ऑडिट रिस्क इज अ टेक्निकल टर्म रिलेटेड टू ऑडिटिंग ओनली, ये ऑडिट रिस्क है, ओनली ऑडिट से रिलेटेड है, इसके अंदर डज नॉट रेफर टू ऑडिटर का बिजनेस जो रिस्क है, जैसे लॉस फ्रॉम लिटिगेशन, एडवर्स पब्लिसिटी, अदर इवेंट्स, ठीक है, क्लाइंट का चले जाना, ठीक है, तो ये सारे रिस्क आपके ऑडिट रिस्क में कवर नहीं होंगे। एक बार प्यार से बोल दो जय श्री राधे। ठीक है सर, उसके अलावा ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि आपके सर ये नोट्स में दिया हुआ है ऑलरेडी। अब हम आगे डिस्कशन करें। हाँ सर, ऑडिट रिस्क हमें समझ में आ गया। अब सर ऑडिट रिस्क को है ना आपका, ये देखो नोट्स में मैं आपको दिखाता हूं, नोट्स से दिखाता हूं, फिर हम वहां पे डायग्राम बनाएंगे। सर यहां पे है ना ऑडिट रिस्क को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, इसको बोलते हैं ROMM, ठीक है, रोमम, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। और सर ये होता है आपका डिटेक्शन रिस्क। ठीक है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट अगेन के उसके सब पार्ट्स हैं, वन इज इनहेरेंट रिस्क एंड वन इज कंट्रोल रिस्क। ठीक है, तो 3 आपके हो गए कैटेगरी रिस्क के, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क एंड डिटेक्शन रिस्क। इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क एंड डिटेक्शन रिस्क। सर जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है ना, इसको ऑडिटर सर असेस करता है, क्या करता है, इसको असेस करता है। और सर ये जो आपका डिटेक्शन रिस्क है ना, इसको ऑडिटर क्या करता है सर, मैनेज करता है। कैसे करता है और आपस में इनके बीच में रिलेशनशिप कोई है क्या, हाँ वो मैं अब आपसे चर्चा करता हूं कि सर ये इनहेरेंट रिस्क क्या होता है, ये कंट्रोल रिस्क क्या होता है, ये डिटेक्शन रिस्क क्या होता है, ऑडिटर कैसे अपने प्रोसीजर परफॉर्म करके इनको कम ज्यादा करता है, इनके बीच में कैसे रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होती है। आइए अब डिस्कशन करते हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन है आपकी इस क्लास की। ठीक है, तो सबसे पहले सर बात करते हैं हम लोग इनहेरेंट रिस्क की। ठीक है, इनहेरेंट रिस्क।
सर आपको नाम से कुछ चीजें क्लियर होती है ना? हाँ सर, इनहेरेंट नाम से क्या लग रहा है कि सर ऑलरेडी वो चीज वहां पे है, इनहेरिटेड है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बोलते हैं ना कई बार, यार मुझ में तो ये टैलेंट है ना, बचपन से है, जब से मैं पैदा हुआ हूं ना तब से मेरे अंदर ये टैलेंट है, ये स्किल है, ठीक है। या जैसे हम नहीं बोलते किसी को कि यार इसके अंदर ये चीज गॉड गिफ्टेड है, मतलब बाय बर्थ उसके अंदर ये चीज है। दैट मीन्स वो स्किल, वो नॉलेज, वो उसके अंदर जो चीज है वो उसको पैदा होते के साथ मिली हुई है, उसने उसके लिए कोई स्किल, कोई ट्रेनिंग, कोई नॉलेज कुछ नहीं की। तो ऐसे ही जब एक एंटिटी बनी है, जो कंपनी है वो जब बनी है, फॉर्म हुई है, उसके अंदर कुछ ऐसा रिस्क है जो वो कंपनी रिलेटेड रिस्क ऑलरेडी है, ठीक है। हो सकता है वो किसी ऐसी इंडस्ट्री में हो जिस इंडस्ट्री का रिस्क वहां पे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो अभी के टाइम में आपको पता है ना, कोरोना के टाइम पे ये कुछ बहुत चाइना के साथ कुछ इंडिया के कंफ्लिक्ट चल रहे हैं बहुत सारे, तो चाइना से इंपोर्ट बहुत बैन हुआ है आपका, ठीक है। चाइनीज ऐप को, ठीक है, बैन किया गया है, बहुत सारी चीजें हुई है। तो सर जो चाइनीज प्रोडक्ट्स में डील करते थे, इंडिया में बहुत लोग चाइनीज प्रोडक्ट्स में डील करते थे, ठीक है, जो इंपोर्ट करते थे और यहां पे सेल करते थे, तो उनका तो सर काम रुक गया, ठीक है। तो ये सर जो रिस्क क्रिएट हुआ, ये क्या हुआ सर? ये इनहेरिटेड रिस्क हो गया कि उनका नेचर ऑफ बिजनेस ऐसा है, गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसी ले आई कि उनका सर वो जो बिजनेस है ना वो खतरे में आ गया। तो ये कंपनी स्पेसिफिक रिस्क होता है, ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिस्क होता है जो एंटिटी में ऑलरेडी है। ऑडिट करने की तो बात ही नहीं कर रहे, किसी चीज को कंसीडर कर ही नहीं रहे हैं, ये रिस्क इनहेरिटेड वहां पे है ऑलरेडी कंपनी के अंदर, ठीक है। हो सकता है कंपनी का मैनेजमेंट ऐसा हो, मान लो जो सत्यम कंपनी के जो ओनर थे, अब वो जैसे जेल है, मतलब उनको पनिशमेंट मिली हुई है, वो जेल में है, तो जब वो जेल से बाहर निकलेंगे और अगर वो कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो मान लो हर कोई जिसको पता है सत्यम के केस के बारे में, तो अगर उनको पता रहेगा कि यार ये पर्सन जो सत्यम के ओनर थे अब इस कंपनी के ओनर है, तो सबका एक बायस ओपिनियन जाएगा कि यार ये इन्होंने तो फ्रॉड किया हुआ है। तो अगर किसी कंपनी का मैनेजमेंट ऐसा है जिसके बारे में कुछ एडवर्स ओपिनियन है मार्केट में, जिसके बारे में कुछ एलिगेशंस हैं, तो वो कंपनी क्या होगा, उस कंपनी के अंदर रिस्क क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिक कि कंपनी के अंदर, इस कंपनी के अंदर भी ये फ्रॉड किया होगा इसने, इस कंपनी में भी आपको बहुत सारी मिस स्टेटमेंट्स देखने को मिल सकती हैं, बिकॉज वो इनहेरिटेड है, उसका मैनेजमेंट ही ऐसा है, ठीक है। कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी प्रोडक्शन कम हो गई है मार्केट में, ठीक है, तो और कंपनी उस प्रोडक्ट के अंदर है 10 साल से और सडनली उसकी प्रोडक्शन कम हो गई है इंडिया में मान लो, तो वो कंपनी में एक रिस्क क्रिएट हो जाएगा, दैट इज इनहेरेंट रिस्क, उसको बोलते हैं इनहेरेंट रिस्क। उसका बिजनेस रिस्क वो इकोनॉमी से आ सकता है, उस कंपनी के फंक्शन एक्टिविटी से आ सकता है, वो जो कंपनी कर रही है, गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी से आ सकता है, उसके मैनेजमेंट से आ सकता है, वो सारा, उस सारे टाइप के रिस्क को हम बोलते हैं इनहेरेंट रिस्क। अभी आपने किसी चीज की बात नहीं की, ना ही हमने कंट्रोल्स की बात की है, ना ही हमने ऑडिट की बात की है, ये कंपनी स्पेसिफिक जो रिस्क है, कंपनी के अंदर ऑलरेडी जो रिस्क है वो होता है इनहेरेंट रिस्क, ठीक है। सर सेकंड चीज आपका कंट्रोल रिस्क क्या होता है? कंट्रोल रिस्क, सर कंट्रोल रिस्क का मतलब होता है कि आपके जो इंटरनल कंट्रोल है, इसीलिए मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको इंटरनल कंट्रोल का मतलब समझाया था कि इंटरनल कंट्रोल क्या होता है, मतलब कैसे मूव करता है कंपनी में, एंटिटी में प्रैक्टिकली, ठीक है। तो इंटरनल कंट्रोल आपको समझ में आ गया होगा, अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो देखने जाकर के आपको कंट्रोल रिस्क और अच्छे से समझेगा। सर जो हमने कंट्रोल लगाए हैं, इंटरनल कंट्रोल, जो हमने पॉलिसीज, सिस्टम, प्रोसीजर्स, जो सब कुछ हमने लगाया है, वो इंटरनल कंट्रोल हमारे फेल हो गए। किस चीज के लिए फेल हो गए? कि सर वो मटेरियल मिस स्टेटमेंट को क्या नहीं कर पाए, या तो प्रिवेंट नहीं कर पाए, या डिटेक्ट नहीं कर पाए, या करेक्ट नहीं कर पाए। सर तीन चीजें जो कंट्रोल है सर वो फेल हो गए, फेल टू आइदर डिटेक्ट, फेल टू प्रिवेंट और डिटेक्ट और करेक्ट, जो आपकी मिस स्टेटमेंट्स थी उनको। तो जब आपके सर कंट्रोल फेल कर जाते हैं ना, तो फिर जो रिस्क क्रिएट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, उसको हम बोलते हैं कंट्रोल रिस्क। तो सर ये रिस्क को हम लोग क्या बोलेंगे? कंट्रोल रिस्क, जब कंट्रोल्स फेल हो गए। इनहेरेंट रिस्क का मतलब क्या है? कंट्रोल्स की तो बात ही नहीं कर रहे, कंट्रोल्स की अभी कोई बात नहीं कर रहे, कंट्रोल्स है या नहीं उससे मतलब नहीं है। इनहेरेंट रिस्क का मतलब, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया चाइनीज प्रोडक्ट्स का, तो आप किसी कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं, जो कंपनी चाइनीज प्रोडक्ट्स के अंदर डील करती थी, चाइना से इंपोर्ट करती थी और इंडिया में सेल करती थी, तो जैसे ही चाइना से वो इंपोर्ट बैन हुआ तो उनके ऊपर रिस्क क्रिएट हो गया कि यह इंडस्ट्री पे गोइंग कंसर्न का रिस्क आ गया। आप बोल सकते हो ना कि गोइंग कंसर्न का इंपैक्ट हो गया, तो एक रिस्क क्रिएट हो गया कि इस कंपनी का इनहेरेंट रिस्क हाई हो गया, ठीक
ठीक है, पहले लो था, हाई हो गया एकदम से। तो वो ऑडिटर क्या करेगा, जब ऑडिट करने आएगा तो सबसे पहले सर, वो सबसे पहले ना इसको हम लोग बोलते हैं IR इनहेरेंट रिस्क प्लस CR। सर पहले ये चीज वो देखेगा कंपनी का इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क कितना है। ऑडिट करने की तो बात कर ही नहीं रहे अभी, ऑडिट तो बाद में करेंगे, पहले हम लोग ये असेस करते हैं। ऑडिटर खाली इसको असेस कर सकता है, ऑडिटर इनहेरेंट और कंट्रोल रिस्क को सर मैनेज नहीं कर सकता, क्योंकि इनहेरेंट रिस्क तो कंपनी में ऑलरेडी है। ऑडिटर उसके लिए क्या करे, कंट्रोल्स ऑडिटर ने थोड़ी बनाए हैं। हमने समझा था ना कि कंट्रोल्स बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, मैनेजमेंट की या कंपनी की, आप बोलो TCWG या उसके जो भी एम्प्लॉइज है उनकी। तो सर ऑडिटर ने जब कंट्रोल्स बनाए नहीं तो ऑडिटर को मैनेज भी नहीं कर पाएगा। ऑडिटर्स तो बता सकता है कि यहां पे आपके कंट्रोल्स वीक हैं, लेकिन उसको मैनेज करने का मतलब उसमें इंप्रूवमेंट्स तो नहीं कर सकता ना, बैठ करके डिजाइन इंप्लीमेंटेशन तो नहीं कर सकता ना, मेंटेनेंस तो नहीं कर सकता। वो काम किसका, कंपनी का है। तो ऐसे ही ऑडिटर इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क को सर असेस कर सकता है। वो क्या करता है सर, असेसमेंट करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सर रिस्क असेसमेंट। और वो किसके थ्रू करता है सर, वो अपने प्रोसीजर लगाता है, तो जिनको हम लोग बोलते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। वो सर अपने ना रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स लगाता है, जिनको हम लोग RAP रैप भी बोलते हैं, जिनके थ्रू वो ये असेस करता है इस कंपनी का इनहेरेंट रिस्क कितना है और कंट्रोल रिस्क कितना है। उसके बाद सर ऑडिट करने की बात करेंगे। ऑडिट करने की बात तो अभी कर ही नहीं रहे हैं हम लोग। अब सर ये कैसे करता है इनहेरेंट रिस्क, तो आपका एनालाइज जो होगा वो कंपनी का पिछले साल अगर आपने काम किया है, मान लो पिछले साल आप मान लो रिलायंस के ऑडिटर थे, ठीक है, पिछले साल आपने इनहेरेंट रिस्क हाई रखा था ड्यू टू एनी रीजन, ठीक है, तो और आपको आपने इनहेरेंट रिस्क हाई रखा बट आपको मिस स्टेटमेंट मिले नहीं, आपने इनहेरेंट रिस्क हाई रखा बट आपको मिस स्टेटमेंट्स मिले नहीं, आपने ओपिनियन क्लीन दिया, मतलब कंट्रोल रिस्क भी और आपका डिटेक्शन रिस्क भी वो भी आपका कम था, तो आपको मिस स्टेटमेंट नहीं मिले, आपने क्लीन ओपिनियन दिया, तो क्या इस बार भी आप इनहेरेंट रिस्क हाई रखोगे क्या कि बाकी सब सिचुएशन सेम है? नहीं सर, इस बार हम इनहेरेंट रिस्क को कम कर देंगे। तो इनहेरेंट रिस्क आपके नॉलेज के इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री में कंपनी काम कर रही है, आपका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है कंपनी के साथ, कंपनी की मार्केट में कैसी पोजीशन है, उसके बारे में कोई एडवर्स कमेंट तो नहीं है, उसके ऊपर कोई केसेस वगैरह तो नहीं चल रहे, लिटिगेशन में तो नहीं है कंपनी, कोई ऐसे प्रोडक्ट में डील नहीं कर रही है जो गवर्नमेंट बैन कर चुकी है, करने वाली है। तो आपको ऑडिट करने से पहले ये असेस करना होता है। सर ऑडिट में ना बहुत सारे लोग होते हैं, ऑडिट टीम होती है, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, तो पहले एक टीम ये असेस करती है कि उसमें क्लाइंट में रिस्क कितना है, इनहेरेंट रिस्क कितना है और कंट्रोल रिस्क कितना है। अब सर वो कैसे करते हैं, वो हम लोग अपने ऑडिट प्रोसीजर्स में समझेंगे। जब ऑडिटर प्रोसीजर लगाता है अपने, वहां हम समझेंगे कि सर इनहेरेंट रिस्क तो आपको समझ में आ गया, उसका एक डॉक्यूमेंट बनता है, वो मैं आपको डॉक्यूमेंट भी दिखाऊंगा कि उसको हम बोलते हैं नो योर क्लाइंट। क्लाइंट को हम जानते हैं कि क्लाइंट जो है वो कौन सी इंडस्ट्री में है। मैं बार बार इसलिए समझा रहा हूं बिकॉज इनहेरेंट रिस्क में डाउट हो सकता है सर ये इनहेरेंट रिस्क निकालते कैसे हैं, तो वो डॉक्यूमेंट बनता है, उसमें हम ये देखते हैं कि जो कंपनी है उसकी फंडिंग कहां से हुई है, उसके अंदर कितना इक्विटी है, कितना डेट है, उसके प्रमोटर्स कौन है, उसके शेयर होल्डर्स कौन है, वो सारी डॉक्यूमेंट हो करके कंपनी के कोई फॉरेन ट्रांजेक्शन है या नहीं है, कंपनी को कोई फॉरेन एक्सपोजर है या नहीं है, कंपनी ने इन्वेस्टमेंट्स कहां की हुई हैं, वो सारी चीजें देख करके हम लोग एक इनहेरेंट रिस्क निकालते हैं, लो, मीडियम या हाई। ऑब्वियसली वो उसमें प्रोफेशनल जजमेंट इन्वॉल्व होती है ऑडिटर की। उसके बाद फिर हम कंट्रोल रिस्क में मूव करते हैं। पहले इनहेरेंट रिस्क निकाल दिया, मान लो ठीक है, एक टेबल होती है, इसकी ना एक टेबल दी होती है, जब आप ऑडिट करेंगे ना प्रैक्टिकली तो आपको ये चीज समझेगी। एक टेबल होती है कि सर इनहेरेंट रिस्क आपका मान लो लो है, ठीक है, और कंट्रोल रिस्क जो आप निकालते हो, अब कंट्रोल रिस्क निकालने के लिए मेरे को आपको प्रोसीजर्स समझाने पड़ेंगे, उसका हम अलग से क्लास देखेंगे जहां पे हम ये देखेंगे सर कंट्रोल रिस्क कैसे निकालते हैं। हम सर कंट्रोल की टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग करने से पहले सर हम एक प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं अपना, जिसको हम लोग बोलते हैं वॉक थ्रू, जहां पे हम खाली अंडरस्टैंडिंग लेते हैं उस प्रोसेस की और उसके अंदर जो रिस्क है उनकी, और देखते हैं उसको मिटिगेट करने के लिए क्या कंट्रोल्स लगाए एंटिटी ने। वॉक थ्रू मतलब चलते हैं उसी रास्ते पे जिस रास्ते पे कंपनी चली है, ठीक है, और देखते हैं अच्छा ये प्रोसेस है, अच्छा ये रिस्क है और ये कंट्रोल कंपनी ने लगाए हैं। तो हम समझते हैं, पहले समझेंगे ना, समझेंगे तभी तो हम बोल सकते हैं कि आपके कंट्रोल जो है वो ठीक है या नहीं है। समझने के बाद, अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद हम लोग सर फिर कंट्रोल टेस्ट करते हैं, जिसको हम लोग टेस्ट ऑफ कंट्रोल बोलते हैं, जिसको हम लोग रिस्क असेसमेंट भी बोलते हैं, ठीक है, कंप्लायंस टेस्टिंग भी आप उसको बोल सकते हो। उसके अंदर सब हम लोग क्या करते हैं, वॉकथ्रू हमने किया, उसके बाद सर हम ये देखते हैं कंपनी ने जो कंट्रोल्स लगाए हैं, मतलब डिजाइन और इंप्लीमेंट जो किए हैं, D&I
बोलते हैं उसको, D&I टेस्टिंग, वो सही है या नहीं है। वो कैसे करेंगे सर, हम उसमें फिर सैंपल लेते हैं। सैंपल कैसे लेते हैं, सैंपल के लिए सर हम देखते हैं जो कंट्रोल्स हैं वो कैसे हैं, ऑटोमेटेड है, सेमी ऑटोमेटेड है, मतलब मैनुअल प्लस ऑटोमेटेड है, या मैनुअल कंट्रोल्स है। उसके लिए सर रूल्स बने हुए हैं, अलग से ऑडिट मेथोडोलॉजी होती है, उसमें रूल्स बने हुए हैं कि अगर आपका कंट्रोल मैनुअल है तो आपको 25 सैंपल लेने हैं, ठीक है। बिकॉज आप ये देखो ना, अगर कंपनी में तो यार लाखों कंट्रोल्स होंगे, एक बहुत बड़ी कंपनी का एग्जांपल लो, रिलायंस कंपनी का एग्जांपल लो, वहां पे परचेज करना है, मान लो एक एसेट परचेज करना है या एक रॉ मटेरियल परचेज करना है, तो कंट्रोल्स तो सारे रॉ मटेरियल के लिए सेम होगा। परचेज का तो प्रोसेस होता है ना, जैसे हमने सेल्स का प्रोसेस देखा था लास्ट क्लास में, तो सेल्स का जो प्रोसेस है वो सेम रहेगा सारी सेल्स के लिए। तो इतनी सारी जो कंट्रोल्स थे हमारे सेल्स के अंदर, 5-6 कंट्रोल थे। अगर कंपनी ने 1 लाख इनवॉइसेस पूरे साल में 1 लाख सेल की है, 1 लाख आइटम्स की सेल की है, 1 लाख बार सेल की है, तो क्या 1 लाख बार आप चेक करोगे क्या, 1 लाख सैंपल चेक, 1 लाख आइटम चेक करोगे क्या? नहीं सर, हम उसमें से कुछ सैंपल उठाएंगे और उनमें से भी हम खाली उन कंट्रोल्स को चेक करेंगे जो रेलिवेंट है, उनको टेस्ट करेंगे। अरे एक प्रोसेस के अंदर 50 कंट्रोल है, बट 50 ऐसे रेलिवेंट नहीं है। रेलिवेंट का मतलब सर वो कंट्रोल 50 में से सर 10 कंट्रोल ऐसे हैं जो हमारा रिस्क है ना, उस प्रोसेस के अंदर जो रिस्क है उसको मिटिगेट कर देते हैं वो 10 कंट्रोल। तो हम 10 कंट्रोल चेक करेंगे, 50 सैंपल लेंगे, उन 50 सैंपल में वो 10 कंट्रोल चेक करेंगे, 50 कंट्रोल थोड़ी चेक करेंगे। और फिर हम अपने रिजल्ट देखेंगे कि कहीं पे कंट्रोल फेल हो रहा है, नहीं हो रहा। मान लो अगर हमें एक जगह पे मिलता है कि कंट्रोल फेल हो गया है, ठीक है, एक आइटम में कि ये वाला कंट्रोल काम नहीं किया, कहीं ऑथराइजेशन लेना था वहां पे नहीं लिया हुआ मान लो, ठीक है, तो फिर हम और सैंपल्स निकालते हैं। 25 सैंपल हमने लिए, फिर 25 सैंपल और लेते हैं हम लोग, ठीक है। वहां पे भी मान लो एक आइटम ऐसा निकलता है, एज्यूम कर रहा हूं मैं कि वहां पे भी कंट्रोल काम नहीं किया, एक सैंपल पे हमने जब चेक किया, उसके बाद हम लोग 50 सैंपल और लेते हैं। ऐसे करके मेथोडोलॉजी है। और फिर एक लेवल के बाद क्या है, फिर भी अगर आपको फेलियर मिलती है तो हम लोग ये बोल देते हैं कि इसके बाद हम लोग चेकिंग नहीं करेंगे, कंट्रोल यहां पे फेल हो गए हैं, कंट्रोल फेलियर है। यहां पे काम करेंगे, ऑडिट करेंगे, ऑडिट करने से मना नहीं कर रहे हैं, बट कंट्रोल फेल हो गए हैं तो कंट्रोल बहुत ही वीक है। हमारा एक साथ एक वर्क पेपर बनता है कंट्रोल को असेस करने का, ये देखो मैं आपको साथ साथ में दिखा भी देता हूं, ठीक है। इसको बोलते हैं सर वॉक थ्रू। ये आपका सर वॉक थ्रू, अगर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, नाम क्या लिखा हुआ है एक बार आप ये देखना, वॉक थ्रू डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, वॉक थ्रू डॉक्यूमेंटेशन। और सर ये वॉक थ्रू है, कंपनी का प्रोसेस समझाया हुआ है कि ये बजट का प्रोसेस है कि बजटिंग कैसे करते हैं लोग, ठीक है, कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल का प्रोसेस समझाया हुआ है, ठीक है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड अप्रूवल। तो सर हम वॉक थ्रू करते हैं, हम सारा प्रोसेस समझते हैं पहले, उसके बाद सर इसको बोलते हैं डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन, कि जो कंपनी ने कंट्रोल डिजाइन किए हैं और इंप्लीमेंट किए हैं उसका एक वर्क पेपर बनता है सर, ठीक है। ऐसे करके सर हम लोग पूरा कंट्रोल हमारा कंट्रोल की टेस्टिंग करते हैं। मैं आपसे इसकी चर्चा, मैंने आपको आइडिया इसलिए दिया कि आप ये बोल सकते हो सर कंट्रोल लिस्ट निकालते कैसे हैं, तो आपको थोड़ा सा समझेगा। कंट्रोल लिस्ट निकालने के लिए सबसे पहले हमें वॉक थ्रू करना पड़ता है, समझना पड़ता है कि प्रोसेस क्या है, उसके अंदर रिस्क क्या है, और रिस्क को मिटिगेट करने के लिए कंपनी ने क्या कंट्रोल्स लगाए हैं। और फिर जो कंपनी ने कंट्रोल्स लगाए हैं उसके अंदर से हम सैंपल सेलेक्ट करते हैं बेस्ड ऑन आवर ऑडिट मेथोडोलॉजी, और वो सैंपल को टेस्ट करते हैं। फिर सैंपल की टेस्टिंग के रिजल्ट्स के बेस पे हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि यहां पे जो कंट्रोल है वो कैसा है, मतलब उसके अंदर रिस्क ज्यादा है, मतलब कैसा है, लो है रिस्क, हाई रिस्क है, मॉडरेट रिस्क है। मान लो मैं सिचुएशन लेता हूं सारी, आपने पहला बोला सर इनहेरेंट रिस्क में लो आपका निकला, इनहेरेंट रिस्क लो आपको लिया आपने, ठीक है, लो है। कंट्रोल रिस्क भी आप सर लेते हो लो, कंट्रोल रिस्क आप एज्यूम करते हो कि वो भी आपका लो है। तो सर आपका जो ओवरऑल रिस्क है, जो मैं बोलता हूं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, सर वो आता है आपका लो, ठीक है। ये टेबल आपको याद नहीं करनी, ये मैं जस्ट एग्जांपल बता रहा हूं, ये सही नहीं है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि ऐसी टेबल होती है आपकी, ठीक है, प्रैक्टिकली होती है। उसके बाद सर मान लो आपका ये वाला निकला लो, ये निकला मीडियम, ठीक है, तो आपका सर ये रोमम क्या हो जाएगा सर, मीडियम हो गया या मॉडरेट हो गया, ठीक है। उसके बाद सर मान लो ये भी आपका हाई निकला और ये भी आपका हाई निकला, तो आपका सर जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है कि गड़बड़ होने के चांसेस जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो हाई हो गए। तो सर क्या करेंगे आप, अब क्या करेंगे, काम ना करेंगे? नहीं सर, अब जो ऑडिटर अपने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, यहां पे जो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किए होंगे ना सर उसने, यहां पे कंट्रोल रिस्क को असेस करने के लिए, वो सर उसने टीओसी किया होगा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल किए होंगे, उससे पहले वॉक थ्रू D&I वो भी किया होगा। अब जो सेकंड प्रोसीजर जो ऑडिटर परफॉर्म करता है, ये तो हो गया रिस्क सेकंड प्रोसीजर। फिर सेकंड प्रोसीजर जो ऑडिटर परफॉर्म करता है ना सर, उसको हम लोग बोलते हैं सब्सटैंटिव प्रोसीजर, सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स।
सर जहां पे वो एविडेंस कलेक्ट करता है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आइटम्स है उनके ऊपर कि वो सही पिक्चर शो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, जो होने चाहिए वही अमाउंट वहां पे है या नहीं है, वही डिस्क्लोजर प्रेजेंटेशन वहां पे है या नहीं है, वही बैलेंसेस वहां पे है या नहीं है, उसके लिए फिर वो एविडेंसेस कलेक्ट करता है। तो उसके अंदर हम लोग सब्सटैंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, जिसके अंदर हमारा टेस्ट ऑफ डिटेल्स आता है, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन जिसको आप बोलते हो, एंड दूसरा आता है एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर। ठीक है, उसके अंदर भी सर सैंपल फिर हम सिलेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं, इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट आएगा सर उससे पहले, मटेरियलिटी का, कि मटेरियलिटी निकालनी पड़ती है पहले, वो सबसे पहला काम होता है मटेरियलिटी निकालने का। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट में भी बताया था, एक कॉन्सेप्ट जब हम पढ़ रहे थे, आई थिंक ओपिनियन था या एक और कॉन्सेप्ट था, जहां पे मैंने आपको बताया था सर कि मटेरियलिटी निकाले बिना आप ऑडिट स्टार्ट ही नहीं कर सकते हो। आपका जो मटेरियलिटी का अमाउंट है उसके बाद आपका एक और मटेरियलिटी निकलता है, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। वो सारा का सारा हमारा नॉलेज ऐसे 320 में हम लोग देखेंगे। आज मैं आपको बता रहा हूं ऑडिट रिस्क, तो ये बैकग्राउंड थोड़ा सा मैं आपको क्रिएट कर रहा हूं। अगला जो वीडियो होगा, अगला जो क्लास होगा आपका, वो होगा ऑडिट प्रोसीजर पे, किसी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या होते हैं, इसमें क्या क्या आता है, सब्सटैंटिव प्रोसीजर क्या होता है, इसमें क्या क्या आता है, वहां पे हम चर्चा करेंगे। तो ऑडिट रिस्क जब आपने कैलकुलेट किया कि सर मान लो ये 3 सिचुएशन आई, लो मीडियम हाई, तो सर जो सब्सटैंटिव प्रोसीजर है, जो ऑडिटर चेकिंग करेगा, अब चेकिंग की बात आ गई। वॉक थ्रू चेकिंग नहीं होती, वॉक थ्रू का मतलब होता है समझना, टीओसी कंट्रोल चेक करना। अभी आपने कोई अमाउंट चेक नहीं की, हम चेक क्या कर रहे हैं, ऑडिट क्या कर रहे हैं, किसका करते हैं हम लोग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। अभी तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट स्टार्ट ही नहीं किया हमने। अभी तक ना हमने कोई अकाउंट बैलेंस चेक किया है, ना ही हमने कोई क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन चेक की है, ना ही हमने कोई प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर चेक किया है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट तो अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया। अभी तो रिस्क निकाला है कि इस एंटिटी में, इस कंपनी में भाई रिस्क कितना है, लो है, मीडियम है, हाई है। अगर पहला केस लो रिस्क है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, दैट इज इनहेरेंट रिस्क प्लस कंट्रोल रिस्क अगर लो है, तो ऑडिटर अपने ऑडिट प्रोसीजर जो परफॉर्म करेगा वो कैसे करेगा। प्रोसीजर का मतलब सब्सटैंटिव प्रोसीजर, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर भी आपके प्रोसीजर्स हैं। सब्सटैंटिव प्रोसीजर जो परफॉर्म करेगा वो सर अगर रिस्क कम है, अगर रिस्क कम है तो वो क्या करेगा सर, प्रोसीजर क्या करेगा उसमें, उस केस में क्या करेगा, कम करेगा? नहीं सर, अगर सर ये प्रोसीजर, अगर आपका रिस्क रोमम कम है तो प्रोसीजर जो उसके ये वाले प्रोसीजर हैं वो सर कम करेगा, लेस परफॉर्म करेगा, मतलब कम चेकिंग करेगा, लेस परफॉर्म या लेस चेकिंग। तो सर इसकी वजह से ना एक रिस्क होता है, अब आपको समझेगा तीसरे वाला रिस्क अपने आप। एक रिस्क होता है सर डिटेक्शन रिस्क, वो सर बढ़ जाएगा ऑडिटर का, डिटेक्शन रिस्क हाई हो जाएगा। सर जहां पे रोमम लो होगा, रोमम लो है ना, लो है, वहां पे सर डिटेक्शन रिस्क का क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। डिटेक्शन रिस्क का मतलब होता है कि ऑडिटर के जो प्रोसीजर्स हैं, ऑडिटर जो प्रोसीजर परफॉर्म करता है, जो टेस्ट ऑफ डिटेल्स करेगा, एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर करेगा, परफॉर्म करेगा, उसके प्रोसीजर्स जब फेल हो जाते हैं मटेरियल मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करने में, डिटेक्ट करने में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो उस रिस्क को बोलते हैं डिटेक्शन रिस्क। तो सर डिटेक्शन रिस्क ज्यादा कब होगा, जब ऑडिटर चेकिंग कम करेगा। चेकिंग कम करे ना, चेकिंग कम करेगा तो डिटेक्ट कम कर पाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा, डिटेक्शन रिस्क हाई हो जाएगा। ठीक है, तो जब आपका रोमम मतलब रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट जब कम होता है, ऑडिटर चेकिंग क्या करेगा, कम करेगा, क्योंकि रिस्क कम है। कौन सा रिस्क कम है, रिस्क कौन सा कम है, इनहेरेंट और कंट्रोल रिस्क कम है, चेकिंग कम करेगा। तो चेकिंग कम करने की वजह से चेकिंग का जो रिस्क है, मतलब डिटेक्शन जो रिस्क है वो बढ़ जाएगा। आपको मैं दिखाता हूं डिटेक्शन रिस्क का मतलब। सो डिटेक्शन रिस्क का मतलब होता है इट इज द रिस्क दैट प्रोसीजर परफॉर्म बाय द ऑडिटर टू रिड्यूस ऑडिट रिस्क टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल विल फेल टू डिटेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट। कि ऑडिटर के रिस्क जब फेल हो जाते हैं मटेरियल मिसस्टेटमेंट को डिटेक्ट करने के लिए। सर इनहेरेंट और कंट्रोल रिस्क कम है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिलेंगे ही नहीं, ये तो रिस्क कम है, कंट्रोल बहुत अच्छे हैं कंपनी के, बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आपको चेकिंग ही नहीं करनी। अब ऑडिटर क्या करेगा, चेकिंग कम करेगा, सैंपल कम निकलेंगे उसके, सैंपलिंग कम करेगा, सैंपल्स कम निकालेगा तो चेकिंग कम करेगा, चेकिंग कम करेगा तो उसको जो एश्योरेंस मिल रही है कि यहां पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है वो कम मिल रही है, दैट मींस डिटेक्शन रिस्क बढ़ गया सर उस केस में। सेकंड, नेक्स्ट आपका केस क्या है, मीडियम वाले में तो सर क्या है, मीडियम वाले में तो जजमेंटल है कि मीडियम है तो हम जो परफॉर्म करेंगे तो डिटेक्शन रिस्क वहां पे मॉडरेट रहेगा। हाई, अगर आपका रोमम रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है, अगर ऑडिटर ने यह असेस किया है दोस्त कि इस कंपनी में, इस इंडस्ट्री, इस क्लाइंट पे, इस एंटिटी में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट दैट इज इनहेरेंट रिस्क भी ज्यादा है, कंट्रोल रिस्क भी ज्यादा है, मतलब कंट्रोल्स वीक हैं तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिलने के चांसेस ज्यादा हैं, तो वो क्या करेगा सर, अपनी जो टेस्टिंग है, अपने जो ये चेकिंग है वो क्या करेगा, बढ़ा देगा, अपने सब्सटैंटिव प्रोसीजर बहुत ज्यादा परफॉर्म करेगा, सैंपल ज्यादा निकलेंगे उसके, तो उसकी वजह से क्या होगा सर, आपका जो ये डीआर है ना ये लो हो जाएगा।
डिटेक्शन रिस्क कम हो जाएगा कि आपके ऑडिटर के प्रोसीजर फेल नहीं हो पाएंगे। ऑडिटर के प्रोसीजर तो तब फेल होंगे ना जो प्रोसीजर कम ही परफॉर्म कर रहा है। तो ऑडिटर के प्रोसीजर यहां पे फेल नहीं हो पाएंगे डिटेक्ट करने के लिए मटेरियल मिसस्टेटमेंट को। जितने ज्यादा प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, जितनी डिटेल में टेस्टिंग करेगा, चेकिंग करेगा, उतने मटेरियल मिसस्टेटमेंट उसको मिल जाएंगे या निकल करके आएंगे, या ये इंश्योर हो जाएगा कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट यहां पे नहीं है। दैट मींस डिटेक्शन रिस्क कम हो गया। कोई भी रिस्क कब ज्यादा हो सकता है आप ये देखो ना, जब उस रिस्क के लिए लगाए गए कंट्रोल्स फेल हो जाएं, उस रिस्क के लिए किए जाने वाले प्रोसीजर्स कम परफॉर्म किए हमने। जब हमने प्रोसीजर बहुत ज्यादा परफॉर्म किए, जब हमने चेकिंग बहुत ज्यादा की या हमने कंट्रोल्स बहुत ज्यादा लगा दिए, तो वो रिस्क ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा ना। तो कंट्रोल रिस्क आपका कंट्रोल्स पे डिपेंड करता है और डिटेक्शन रिस्क ऑडिटर के ऑडिट प्रोसीजर्स पे डिपेंड करता है। अगर उसके प्रोसीजर बहुत ज्यादा होंगे, डिटेल में होंगे, तो रिस्क कम होगा। अगर वो प्रोसीजर्स कम होंगे तो रिस्क ज्यादा होगा। और वो डिपेंड करता है आपके रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट पे कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट अगर आपका कम है तो ऑडिटर प्रोसीजर कम परफॉर्म करेगा, टेस्टिंग चेकिंग कम करेगा, जिससे आपका डिटेक्शन रिस्क बढ़ जाएगा। अगर आपका रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है, ऑडिटर चेकिंग भी ज्यादा करेगा, जिससे उसका जो डिटेक्शन रिस्क है वो कम हो जाएगा। एक बार प्यार से बोल दो जय श्री राधे। तो सर हमने क्या समझा? हमने ये समझा सर कि ये जो IR है, ठीक है, इनटू या प्लस CR का इनवर्स रिलेशनशिप है सर DR के साथ। कहने का मतलब ये है, ये रिलेशनशिप है सर, ठीक है। IR इंटू ER इंटू CR दैट इज रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का सर क्या है? आपका इनवर्स रिलेशनशिप है कि रोमम अगर आपका ज्यादा होगा डिटेक्शन रिस्क कम होगा, रोमम अगर आपका कम होगा डिटेक्शन रिस्क ज्यादा होगा, ठीक है। तो ऐसे आपका इनका जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्ट नहीं है आपका, उसको हम क्या बोलते हैं? इनवर्स रिलेशनशिप है सर आपका, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया पूरा रिस्क के बारे में, ऑडिट रिस्क के बारे में कि सर ऑडिट रिस्क का मतलब होता है, एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। अब जो मैंने आपको प्रोसीजर्स बीच में जो वर्ड बताया है, सब्सटैंटिव प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, सैंपलिंग, वो सारा आपका ऑडिट है। मतलब ये कंप्लीट ऑडिट है। मैं आपको एक प्रोसीजर, एक प्रोसेस के थ्रू मैं आपको एक आइटम के ऊपर ऑडिट करना सिखाऊंगा जिसमें आपका मटेरियलिटी भी कवर होगा, जिसमें आपके प्रोसीजर्स भी कवर होंगे। प्रोसीजर्स दोनों, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड आपके सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। सब्सटैंटिव प्रोसीजर में भी आपके टेस्ट ऑफ डिटेल्स भी आएगा वहां पे, एंड एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर्स भी आएगा। वहां पे एक वर्ड यूज होगा असर्शन, जो हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। आपको मैं समझाऊंगा कि आप क्या क्या चीजें चेक करते हो। अभी आज हमने क्या देखा है कि सर हमने इनहेरेंट और कंट्रोल रिस्क तो हम चेकिंग करने से पहले ही निकाल रहे हैं। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करने गए हैं एज ऑडिटर, बट हमें इनहेरेंट और कंट्रोल रिस्क असेस करना पड़ेगा ताकि हम ये देखें कि हमें काम कितना करना है। अगर वो रिस्क ज्यादा है तो ज्यादा काम करना पड़ेगा, रिस्क कम है तो काम कम करना पड़ेगा। तो पहले ऑडिट करने से पहले आपको इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क निकालना पड़ता है एज ऑडिटर, ठीक है। तो आज हमने क्या सीखा, एक बार रिवाइज करते हैं फिर से। ऑडिट रिस्क सर दो वर्ड है। ऑडिट का मतलब होता है एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन, रिस्क का मतलब होता है सर समथिंग कैन गो रॉन्ग। मतलब ऑडिट रिस्क का क्या मतलब हो गया? जब ऑडिटर का ओपिनियन गलत हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ सर? गलत हो सकता है का मतलब इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन। जब ऑडिटर इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन देता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जो मटेरियली मिसस्टेटेड है, तो उसको हम बोलते हैं ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क दूसरा भी होता है जब ऑडिटर इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन देता है ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जो मटेरियली मिसस्टेटेड नहीं है। मतलब ऑडिटर बोल रहा है मटेरियली मिसस्टेटेड है बट एक्चुअल में वो नहीं है, तो वो वाला जो रिस्क है ऑडिट रिस्क है, बट वो ऑर्डिनरी इनसिग्निफिकेंट है, बिकॉज प्रैक्टिकली आपको वो देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। क्लाइंट अलाउ नहीं करेगा ना। पहले केस में तो क्लाइंट भाग के अलाउ करेगा कि हाँ हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेकार है, मिस स्टेटमेंट है। फिर भी आप बता रहे हो कि बहुत अच्छे हैं, तो क्लाइंट बोलेगा वाह इससे बढ़िया क्या बात है। बट दूसरे केस में क्लाइंट आपको अलाउ थोड़ी करेगा। नेक्स्ट, जो आपके बिजनेस रिस्क होते हैं ऑडिटर के, जैसे आपका लिटिगेशन आपके ऊपर हो सकती है, क्लाइंट का लॉस हो सकता है, ठीक है, आपके और रिलेटेड जो भी रिस्क होंगे आपके, वो सारे ऑडिट रिस्क के अंदर कवर नहीं होंगे। ऑडिट रिस्क इज ओनली लिमिटेड टू ऑडिटिंग, ठीक है। उसके बाद सर हमने समझा जो ये रिस्क है ना, ऑडिट रिस्क है, इसके सर दो पार्ट हैं, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ROMM एंड आपका कौन सा है? डिटेक्शन रिस्क। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के आपके दो पार्ट हैं, दैट इज इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क, ठीक है। इनहेरेंट रिस्क का मतलब होता है जो क्लाइंट के अंदर, जो एंटिटी कंपनी के अंदर ऑलरेडी जो रिस्क है, अभी हम किसी चीज को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ना ही कंट्रोल्स को, ना ही ऑडिटर के प्रोसीजर्स को, उसके बिना जो रिस्क है, ठीक है। हो सकता है वो आपको अपने पास
पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे और ऑडिटर को पता हो सकता है वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिस्क हो, ऐसे इंडस्ट्री में कंपनी काम कर रही है। मान लो एक और आपको केस देता हूं प्रैक्टिकल, जैसे IL&FS का केस आपने सुना होगा, IL&FS का, ठीक है। उसमें क्या चल रहा है सर, वो फाइनेंशियल सर्विसेज में इन्वॉल्व है कंपनी, ठीक है। अब जब से उसके ऊपर वो लायबिलिटी वाला जो केस आ रहा है कि 91,000 करोड़ का उसने डिफॉल्ट किया हुआ था उसके लोन्स के अंदर, तो तब से आप ये देखोगे ना, जिस दिन वो न्यूज आई थी तो उस दिन जो बाकी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडर कंपनी है जैसे L&T फाइनेंस है, ऐसे बहुत सारी और कंपनीज हैं, उनके शेयर प्राइस ऑटोमेटिक गिर गए थे। तो कहने का मतलब अगर आप किसी ऐसी कंपनी का ऑडिट कर रहे हो जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है और उस इंडस्ट्री के अंदर कोई दूसरी कंपनी ने फ्रॉड कर दिया है, वहां पे कुछ ऐसा हो गया, मिस स्टेटमेंट्स हो गई हैं बहुत सारी और वो बाहर आ गई है न्यूज, तो उस कंपनी पे भी उसका इंपैक्ट आता है। तो वो जो रिस्क क्रिएट हुआ उसकी वजह से, वो जो उस रिस्क को हम बोलते हैं इनहेरेंट रिस्क, वो कोई कंट्रोल्स की वजह से थोड़ी हुआ कंपनी के या ऑडिटर के प्रोसीजर्स की वजह से थोड़ी आया है, वो तो इनहेरेंट रिस्क है, ठीक है। जैसे मैंने चाइनीज प्रोडक्ट्स का एग्जांपल दिया कि चाइना से जो बैन हो गया है प्रोडक्ट्स आना, तो उन लोगों के लिए, उन कंपनीज के लिए वो रिस्क क्रिएट हो गया है। तो ऐसे ही ऑडिटर पहले असेस करता है, नो योर क्लाइंट करके एक डॉक्यूमेंट भी बनता है, जो आप बिग फोर में देखेंगे ना, बिग फोर में होता है, मैं आपको दिखाऊंगा एक डॉक्यूमेंट, बिकॉज मैंने काम किया बिग फोर के साथ, तो हम लोगों ने वो डॉक्यूमेंट बनाया था जहां में हमने देखा था कि कंपनी है किस टाइप की कंपनी है, कौन सी इंडस्ट्री में है, इसकी इन्वेस्टमेंट्स कहां है, इसको फंडिंग कहां से मिली हुई है, इसके प्रमोटर्स कौन है, इसके डायरेक्टर्स कौन है, उनका क्या बैकग्राउंड है। कहने का मतलब पूरा बैकग्राउंड चेकिंग होता है कंपनी का, तब हमारा वो निकलता है इनहेरेंट रिस्क। उसके बाद सर एक रिस्क होता है आपका कंट्रोल रिस्क। कंट्रोल रिस्क क्या होता है, जब आपके कंट्रोल्स फेल हो जाएं मिस स्टेटमेंट्स को या तो प्रिवेंट करने में या डिटेक्ट करने में या करेक्ट करने में, तो उस रिस्क को बोलते हैं कंट्रोल रिस्क। ये जो इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क है, ये कंपनी के अंदर होगा ऑलरेडी, इसके लिए ऑडिटर कुछ नहीं कर सकता। ऑडिटर खाली उनको असेस कर सकता है, मैनेज नहीं कर सकता, उनको कम या ज्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि ऑडिटर का काम नहीं है वो, ना ही ऑडिटर ने कंट्रोल्स बनाए हैं, ना ही वो कंपनी का पर्सन है, तो वो उनके ऊपर कुछ नहीं कर सकता, उनको खाली वो असेस कर सकता है और उसके बेस पे अपने जो ऑडिट प्रोसीजर्स हैं, कहने का या आप ये बोल सकते हो अपने सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स हैं, वो उसके बेस पे वो परफॉर्म करता है। तो जब अब वो सब्सटैंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, उसके बेस पे उसका डिटेक्शन रिस्क निकलता है। अगर प्रोसीजर ज्यादा परफॉर्म करेगा तो डिटेक्शन रिस्क कम होगा, अगर प्रोसीजर कम परफॉर्म करेगा तो डिटेक्शन रिस्क ज्यादा होगा। तो इसीलिए रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट और आपका जो डिटेक्शन रिस्क है उनमें इनवर्स रिलेशनशिप है। समझ में आया आपको? आई होप आपको रिस्क का मतलब समझा होगा, ऑडिट रिस्क का मतलब समझा होगा, डिफरेंट टाइप जो होते हैं उसका मतलब समझा होगा। बीच में मैंने कुछ टर्मिनोलॉजी यूज की, कुछ शायद कॉम्प्लेक्स वर्ड्स यूज किए, अगर आपने कभी नहीं सुने हैं तो जिसने सुने होंगे उसको समझ में आया होगा। जैसे आपका टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, टेस्ट ऑफ डिटेल्स, सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स, एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर्स, सैंपलिंग, मटेरियलिटी, ये सारी चीजें आपकी ऑडिट के अंदर कवर है और हम इन सब चीजों को देखेंगे आने वाले टाइम में, ठीक है। तो आज के लिए आपके लिए ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है और आपका ऐसे 200 में ऑडिट रिस्क के ऊपर पूरा कंटेंट दिया हुआ है, एज वेल एज आपका चैप्टर 4 में भी जो रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल है उसमें भी ऑडिट रिस्क के बारे में पूरा कंटेंट दिया हुआ है, तो वो भी आपका काफी हद तक कवर हो गया होगा। एक बार प्यार से बोल दीजिए जय श्री राधे, जय श्री राधे सर। तो ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए और समझते रहिए, बिकॉज आपको पता है ना, जब समझेगा इंडिया तभी तो ऑडिटर बनेगा इंडिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। आप टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कॉल भी कर सकते हैं अगर इनकेस आपको कोई डाउट आता है ऑडिट में, ठीक है। आपको अपनी प्रिपरेशन 100% करनी है दोस्त, सारे कॉन्सेप्ट की क्लासेस आपको देखनी है, ठीक है, ताकि आपका वैल्यू एडिशन हो, आपको समझे कि हाँ यार इन चीजों का मतलब ये है। पहले मतलब समझेगा तभी तो हम आगे उसको याद कर पाएंगे या लिंक कर पाएंगे। डन। तो हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप पढ़ते रहिए, ऐसे ही समझते भी रहिए। मतलब कहने का मतलब क्या है, आपको ऐसे ही पढ़ते रहना है, आपको पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, जो जनवरी में एग्जाम देने वाले हैं, मई में जो एग्जाम देने वाले हैं स्टूडेंट्स, उनके एग्जाम भी ज्यादा दूर नहीं है, तो आपको अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है अब, ठीक है। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स में दिक्कत है, आप यहां से सारी वीडियोस में डाल रहा हूं बेसिक कॉन्सेप्ट्स के, आप देखते रहना, ठीक है। इसके बाद स्टैंडर्ड्स की रिवीजन आएगी, स्टैंडर्ड्स की रिवीजन आप देख सकते हो, पहले कुछ स्टैंडर्ड्स की रिवीजन डली हुई है वो भी आप देख सकते हो। तो बहुत सारा कंटेंट आपके लिए आ रहा है, ठीक है। और ये जो नोट्स है ना, जो कलरफुल नोट्स हैं, वो भी मैं सारे अपने चैनल पे डाल दूंगा, टेलीग्राम पे डाल दूंगा। आप टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करें, वहां पे आपको पूरे स्टैंडर्ड से कलरफुल नोट्स, पूरे बुक्स आपको मिल जाएंगी, ठीक है, विदाउट एनी कॉस्ट। तो एक बार प्यार से फिर से बोल दो यार, जय श्री राधे, जय श्री राधे सर। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू एंड जय श्री राधे।